हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। लेकिन इससे पहले हम लोग ये अपने आप में कॉन्फिडेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा कि जो भी काम करे पूरा 100% अपने इफ़िशिएंसी के साथ करे। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं पॉसिबल, ये एक वर्ड है इम्पॉसिबल, जिसका मतलब होता है असंभव। लेकिन इसमें एक और चीज़ छुपा हुआ है, आई एम पॉसिबल, ये संभव है। आई एम पॉसिबल, पॉसिबल है। तो सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आज मेरा पहला लेक्चर है क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन। स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है फिज़िक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। हम लोग को फिज़िक्स पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, फिज़िक्स का इस दुनिया के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या इसका योगदान है। ठीक है, सबसे पहले फिज़िक्स जो है इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग जनरली बोलते हैं फिज़िक्स जो है मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इससे पहले कि जितनी भी इवेंट्स इस हमारी सराउंडिंग इर्द गिर्द में होती है, डैट इज ऑल्सो फिजिक्स। उस इवेंट्स के बारे में जो ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, फिर उसका लॉ बना के फिर उसका स्टडी हम लोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ ही फिजिक्स कहलाती है। दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, आप जो भी काम करते हैं, आप किसी बाइक पे घूम रहे हैं, आप किसी दरवाजे को खोलते हैं या लगाते हैं, आप कुछ भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है इस वर्ल्ड में, डैट इज़ फिज़िक्स। तो एक स्टोरी भी है, आप लोग इस स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं या नहीं भी जानते होंगे, तो आज जान लीजिए। ये बहुत फेमस स्टोरी है कि कहा जाता है कि एक एप्पल के ट्री के नीचे एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे, आइजक न्यूटन साहब, और उसके सामने एक सेब गिरी, एप्पल वो गिरी, तो उसके दिमाग में अचानक एक हलचल सा पैदा हो गया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरी, ये ऊपर क्यों नहीं गई। यानी हम लोग हमारे भी डेली लाइफ में बहुत चीज़ ऐसी होती है जो नीचे गिरती है, हमारे से भी बहुत कुछ नीचे गिर जाती है, आपसे भी गिर जाती है। लेकिन हम लोग और कोई भी इंसान यदि एक अच्छा ऑब्जर्वेशन करे तो एक उसका दिमाग एक सही डायरेक्शन में जा सकता है। तो साइंटिस्ट न्यूटन साहब ने काफ़ी गहराई से उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किए, बहुत सारी के बाद, है ना, देखे कि ये जो अर्थ जो है सारी चीज़ को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करती है। तो उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ, है ना, एक लॉ दिए जिसका नाम है ग्रेविटेशनल लॉ, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कोई भी बॉडी क्या होता है अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होती है। यानी इस तरह से हम लोग जो है फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एप्पल का गिरना वो क्या था, इवेंट था। फिर इस गिरे हुए एप्पल के बारे में ऑब्जर्वेशन करना, तीसरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने क्या किया, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट की, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो लॉज दिए, है ना, तो ये सारी जो वेरियस स्टेप्स है, दीज आर द वेरियस स्टेप्स विच डील्स द डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स, दैट इज इवेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड इट्स लॉज। Thus we can say that physics is the study of nature and its laws।
फिजिक्स शब्द जो है, ये जो फिजिक्स शब्द एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है, जिसका मतलब होता है नेचर, जिसका मतलब होता है नेचर। एनसीईआरटी में एक बहुत सुंदर सी लाइन लिखी हुई है, उसमें ये दिया हुआ है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्यूटी है ना इज द इक्वेशन ऑफ फिजिक्स टू देम, है ना, एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में जो ये ब्यूटी ऑफ इक्वेशन ऑफ फिजिक्स, ब्यूटी ऑफ इक्वेशन ऑफ फिजिक्स, ये एक साइंटिस्ट दिए थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, उसका नाम था PAM डायरेक। उसने इसलिए एक ब्यूटी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि दुनिया में जितने भी सुंदरता यदि देखी जाए तो फिजिक्स का जो है उसमें बहुत अहम योगदान है, बहुत अहम योगदान है। जितनी सारी सुविधाएं हम लोग ज्ञान कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा अहम योगदान है। जैसे जितना भी इंस्ट्रूमेंट, एयर कंडीशन है, जो भी है, जैसे फ्लाइट पे हम लोग चढ़ते हैं या बहुत सारी बाइक सब हैं, ये जो भी व्हीकल्स हैं, मोस्ट ऑफ वो फिजिक्स के लॉज पे ही बने होते हैं। ठीक, आज हम लोग जो है सबसे पहले आज फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? यानी मेज़रमेंट के लिए हम लोगों को कुछ मेज़रमेंट के कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मेज़रमेंट करने के लिए, है ना, मेज़रमेंट की आवश्यकता होती है। तो उस बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? दोज क्वांटिटी बाय विच वी measure the specific things they are measurable, which express the laws of physics. फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ यदि बात करते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है 3 प्रकार का होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एंड थर्ड वन इज supplementary quantities. First is fundamental, second is derived, and third is supplementary quantities. देखिए फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये 2 चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एक यूनिट। यदि मान चलिए फिजिकल क्वांटिटीज, यदि कोई भी व्यक्ति कुछ खरीदने जाता है, मान चलिए वो चावल ही खरीदने जा रहा है या कुछ और भी खरीदने जा रहा है, यदि मान चलिए वो जाके दुकानदार के पास बोलता है मुझे चावल चाहिए, तो दुकानदार क्या उसको दे देगा चावल? वो उसका वेट, वो सोचेगा कि अरे आगे भी कुछ बोलो,
यानी कि उसका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आखिर चावल कितना, वाट, इसका मतलब क्या, चावल चाहिए क्या, मतलब क्या, तो इसका मतलब पहले तो उसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कितना केजी चाहिए, 5 केजी, है ना। तो सिर्फ 5 बोलने से काम नहीं चलेगा। चावल 5 का मतलब क्या हुआ, जब तक उसके साथ यूनिट भी नहीं लगाते हैं तब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो यानी कहने का मतलब है 5 केजी। तो ये 5 क्या है, 5 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, केजी क्या है, ये यूनिट हो गया। तो ये मतलब ये राइस, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। यहाँ पे यदि मान चलिए इस यूनिट को चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज करेगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसी दुकान पे गया और बोला कि मुझे 5000 ग्राम चावल चाहिए, तो 5000 का मतलब यानी क्वांटिटी सेम है, लेकिन यदि यूनिट चेंज हो गया, यहाँ पे यूनिट किस में हो गया, ग्राम में, तो ये भी चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा। तो यानी यहाँ पे 5000 आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। द क्वांटिटी which independent of each other are called fundamental quantities। देखिए इसको बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी। और ये जो क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल there are 7 fundamental quantities कौन कौन सा है। सबसे पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, सिक्स्थ लुमिनस इंटेंसिटी, and last one is amount of substance। स्टूडेंट्स ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं वो तो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन ये टोटल कितने होते हैं, 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सबसे पहला मास, लेंथ,
टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये मास जो है किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेंथ भी किसी दूसरे पे डिपेंड, किसी अदर चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही टाइम भी किसी पे डिपेंड नहीं करता। यानी ये कैसा क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। Second is derived quantity. The quantity, those quantity which are formed by the combination of two or more fundamental quantities। या हम लोग बोल सकते हैं those quantities which depends on fundamental quantities, ठीक है, are called derived quantity। ऐसा क्वांटिटी जो किसके हेल्प से बनता है या किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। जैसे, और ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दे आर डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी, मान चलिए वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यदि आप लेंथ को L से डिनोट करें और टाइम को T से, तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट, लेंथ और टाइम, ये दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, डिराइव्ड क्वांटिटी बना। तो ये T ऊपर चला जाएगा तो T का पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आगे हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता है, डिस्कस करेंगे डायमेंशन को बहुत डिटेल में। तो इसका मतलब है कि L और T दोनों, लेंथ भी क्या है, फंडामेंटल है, टाइम भी क्या है, फंडामेंटल है, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, डिराइव्ड क्वांटिटी बना। उसी तरह हम लोग दूसरा डिफरेंस ये देख लीजिए, यदि हम क्यूब की बात करें, ये वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ भी क्या है, कि लंबाई है, ब्रेथ भी क्या है, वो भी लंबाई है, हाइट भी क्या है, ऊंचाई भी क्या है, लंबाई ही है। तो यानी कहने का मतलब है कि L L L, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। आप एक्सेलरेशन लेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यानी वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी को मान चलिए डेल्टा हम लोग v मान लेते हैं, या dt मान लीजिए, dv और dt मान लेते हैं, बहुत छोटा, हाँ बहुत कम टाइम के लिए जो वेलोसिटी हम लोग ने dv बाय dt। तो वेलोसिटी हम का फॉर्मूला क्या अभी जस्ट निकाले हैं, lt-1, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, या मान चलिए आप वेलोसिटी अब बाय डायरेक्ट आप टाइम ही लिखिए, वेलोसिटी बाय v बाय t, है ना। तो v का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, यहाँ पे v क्या है वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा lt का पावर -1, और t क्या था टाइम पहले से, अब ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक पावर और इसमें जुड़ जाएगा, तो lt का पावर -2। तो देखिए ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कि यानी ये भी कॉम्बिनेशंस है ना, किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। अब नेक्स्ट थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करें तो एक आता है प्लेन एंगल, और इसको हम लोग जो है, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं रेडियन, और सिंबल रेट। तीसरा आता है सेकेंड सॉलिड एंगल। अब देखिए प्लेन एंगल, जैसे मान चलिए ये एक सर्किल है, अब ये क्या हो गया सेंटर, और ये हो गया आपका रेडियस, सेंटर ओ मान लीजिए, और ये भी एक लाइन ड्रॉ किए यहाँ भी, तो ये दोनों लाइन के बीच एक एंगल कितना बन रहा है, थीटा, और ये हो गया आपको आर्क जिसको चाप कहते हैं, इसका यहाँ से लंबाई l मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है एंगल, प्लेन एंगल, वो हो जाएगा आपका, है ना, आर्क बाय रेडियस, यानी हम लोग L बाई आर इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ तो खुद लंबाई है लेंथ, और रेडियस भी क्या है, वो भी लेंथ ही है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, L बाई एल, ये भी क्या हो जाएगा, कट के एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। दूसरा सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल कैसा होता है, सॉलिड एंगल यदि आप देखिए तो ये एरिया है, और यहाँ से एक पॉइंट मान लेते हैं, और इस कर्व एरिया से, है ना, इस पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल होता है। जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं और उसमें जो है आइस जो रहता है ना, आइसक्रीम क्रीम जो रहता है, तो वो राउंड इसी आकार का होता है। तो वो जो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दैट इज सॉलिड एंगल, दैट इज सॉलिड, मान चलिए ओमेगा क्या हो गया, सॉलिड एंगल, और ये क्या है, कर्व्ड एरिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का DA बाई आर स्क्वायर। यदि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r मान लेते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है DA। आगे हम लोग 12th में इसको पढ़ेंगे सॉलिड एंगल को, है ना। तो ये हो गया सॉलिड एंगल। ये एरिया है, यानी इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये जो एरिया है, इट एन एरिया सबटेंडेड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो इसका जो यूनिट होता है स्टेरेडियन, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन, और सिंबल हो जाएगा SR, ठीक है, सिंबल हो जाएगा SR।
नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग ने डिवाइड किया है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, CGS, FPS, MKS। ये हो गया सेंटीग्राम सेकेंड, इसको बोलते हैं हम लोग फुट पाउंड सेकेंड, फुट FPS सिस्टम को क्या कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट। नेक्स्ट MKS है ना, MKS इसको हम लोग कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये सिस्टम ऑफ यूनिट में तीनों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। मान चलिए किसी कंट्री में FPS में वहाँ पे मेज़रमेंट होता है, किसी कंट्री में CGS में होता है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होता है, क्योंकि अलग अलग जो है मेज़रमेंट है। जैसे फुट है ना, फुट पाउंड है ना सेकेंड, मान चलिए किसी कंट्री में फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम चलता है, वहाँ का मान चलिए कोई एक इस तरह से फिक्स कर दिया, 1 फुट है ना, फुट मतलब पेड्स है ना का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको ले लिया, उस है ना, वो एक मेज़रमेंट यूनिट बना लिया। फिर मान चलिए कोई भी कंट्री वही अपना सामान को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना है ना, करता है, तो अपने ही हिसाब से वो उसकी लेंथ मेज़रमेंट करेगा। लेकिन वही इंपोर्ट फिर अदर कंट्री से जाएगा, तो दोनों में मेजरमेंट में क्या हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाता है। तो इस बेसिस पे जो है एक कमेटी का गठन किया गया, और वो कमेटी एक नया सिस्टम बनाया जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं SI यूनिट। शॉर्ट में क्या कहते हैं, SI यूनिट। तो SI यूनिट में क्या बोला गया कि जैसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, तो सब का जो है एक उसका यूनिट बनाया गया, और वो यूनिट है ना पूरा वर्ल्ड में वही उसी के हिसाब से मेजरमेंट होगा। ठीक है, वही यूनिट यूज किया जाएगा। तो मान चलिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या, जैसे मास है, तो मास को के लिए इसका यूनिट क्या होगा, kg। लेंथ के लिए मीटर, ठीक है, kg है ना, किलोग्राम। तीसरा टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट इसके लिए एम्पियर, फाइव टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। 6 लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला। एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट मोल। ये सारा हम लोग को
याद रहनी चाहिए। SI यूनिट। स्टूडेंट्स, किलोग्राम का सिंबल जो है केजी होता है, मीटर का स्मॉल m, टाइम का सेकेंड S से डिनोट करते हैं, और एम्पियर को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, और टेम्परेचर को कैपिटल K या इसको हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल CD से किया जाता है डिनोट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से किया जाता है, इसको मोल से किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको है ना बिल्कुल याद रखना है, टेस्ट पे रखना है। आगे जो है हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे, और वो भी है ना बिल्कुल बहुत इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।